सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का। क्या देखेंगे? मैट्रिक्स वाला पोर्शन। और गाइस, इसमें क्या रहने वाला है? ये रहेगा सुपर शॉर्ट। मतलब पहले हमने क्या दिया था? इसी लेक्चर का हमने दिया था वन शॉट। वन शॉट में भैया आपको क्वेश्चन मिले थे और क्या मिला था? थ्योरी मिली थी। मगर इसमें क्या मिलेगा? इसमें खाली आपको थ्योरी थ्योरी मिलेगी, और थ्योरी से आपको कैसे मिलेगी? वो भी कंसाइज वे में मिलेगी कि जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। ये देखो, जैसे ये है, ये खाली 2 पेज में लिख रखा है मैंने, जिसे आपको लास्ट में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। किसमें? डिस्क्रिप्शन में। जिसे जाकर के आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। मगर पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना गाइस? और यदि आपको बिल्कुल ही नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, आपने वन शॉट भी नहीं देखा था, तो पहले वन शॉट देखो, फिर बाद में देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। मगर आपने वन शॉट देख रखा है, या आपने वन शॉट नहीं तो खुद से भी पढ़ रखा है, आपको इस टाइम बस रिवाइज चाहिए, तो रिवाइज करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये देखो, सबसे पहले ये बता दें, लाइन, ये लीनियर अलजेब्रा में ये आ रहा है लाइन, और ये आ रहा है अलजेब्रा। मतलब क्या है कि इसमें हम लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लाइन कौन कौन सी होती है? लाइन भैया दो तरीके की होती है। कौन सी होती है लाइन? एक होती है ये, और एक होती है ये। अब ये हो गई वन डायमेंशनल, और ऐसी हम इसे लिख देते हैं तो ये हो जाती है टू डायमेंशनल। जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया, इस पॉइंट में इसकी वैल्यू है x = 3, और यहाँ लिख दिया हमने x + y = 4। तो ये हो गई हमारी टू डायमेंशनल की, और ये हो गया हमारा वन डायमेंशन का। तो इसमें ये बता रहा है कि ये क्या है? डायमेंशन बता रहा है। अब गाइस, आपने इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाती है, जैसे टू डायमेंशन में हम बात करते हैं तो x + y = 0 और x + 2y = 3। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अब भैया, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए हैं? अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, कौन कौन से मेथड पढ़े हैं हमने? हमने पढ़े हैं अभी तक जो मेथड पढ़े हैं, हमने जो मेथड पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने कौन सा? हमने पढ़ा है भैया ग्राफिकल मेथड, हमने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट, जैसे इंडियन आइडियल में एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो एलिमिनेशन में भी ऐसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक को एलिमिनेट कर देते हैं, या एक्स को या वाई को, फिर एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, ऐसे करते हैं। और हमने पढ़ा है अभी तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम सॉल्व करते थे। फिर हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भैया, ये तो हम सब पढ़ते हुए आए हैं, मगर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अब हम इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे मैट्रिक्स की हेल्प से। तो जब हम मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें रोल आ जाता है किसका? लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा में मतलब हम किसके ऊपर फोकस रखने वाले हैं? मैट्रिक्स के ऊपर। तो अब कोई आपसे पूछता है हु इज द हीरो ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? क्या करना चाहिए भैया? आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मैट्रिक्स। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है? ये मैंने बता दिया थोड़ा बेसिक, जिससे थोड़ा माहौल बन जाए। तो अब करते हैं हम चैप्टर को स्टार्ट। जो हमारी बात है, जो जो हमारे को पढ़ना है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये लिख दिया, ये हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डोने डिनोट जो करते हैं वो से इससे करते हैं। ये बनाया है ऐसे, ठीक है गाइज? इससे डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में, हम देसी भाषा में देखें तो ये होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब नॉन जीरो रोज क्या होती है? अब मैं पहले ये बता दूं, ये होते हैं हमारी रोज और ये होते हैं हमारे कॉलम, ठीक है? मैट्रिक्स ये बनाई मैंने, तो इसमें ये हो गई हमारी रोज और ये हो गए हमारे कॉलम। अब जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3, यहाँ लिख दिया मैंने 0 0 0, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नॉन जीरो। नॉन जीरो में ध्यान देना है, नॉन, कभी आप जीरो ही देख लो। नॉन जीरो देखनी है, मतलब जो जीरो नहीं है। ये वाली तो जीरो है, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं। तो ये देखा हमने कि भैया ये क्या है? नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक,
इसकी रैंक आप सीधा बता सकते हो, रैंक इक्वल टू 1। इसकी रैंक क्या है? 1 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो पे आपको फोकस रखना है, तो वो जितनी है वो हमारी हो गई रैंक। मगर अब देख लेते हैं मैथ की भाषा में। ए नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है? कोई भी नॉन जीरो नंबर आर रैंक कहलाता है यदि, फिर ये आ गया इफ। इफ के बाद मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। क्या होना चाहिए यहाँ पर? कि उसका, अगर उस मैट्रिक्स का कोई एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर क्या है? जिसका ऑर्डर आर है। अब आप बोलोगे माइनर क्या है, तो माइनर को गाइस नीचे हम देखने वाले हैं, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो जब हम उस पॉइंट में आएंगे तो समझेंगे। बस आपको क्या याद रखना है अभी, कि उस मैट्रिक्स का कोई एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो? आर हो। ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट। अब ये सेकंड पॉइंट में क्या है? अब ये है भैया, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज जीरो। मतलब क्या है? अगर माइनर आर के ऑर्डर से ज्यादा होता है तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी? आर क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा जब। ठीक है। तो अब ये क्या है? ये पॉइंट भी देख लेते हैं। द रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। मैंने आपको बताया ये रैंक को इससे डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स जो है हमने इसके अंदर लिख दी, तो उसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो ये लिख दिया जाएगा हमारे द्वारा। तो ये इससे ऐसे इसे डिनोट करते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कि मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुपर शॉर्ट में भी। ठीक है गाइज, यदि आप थोड़ा भी अपना पेशेंस रखते हैं, समझते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये देख लेते हैं मेथड्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के मेथड्स होते हैं कुछ, जिससे कि हम रैंक निकालते हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं वो? तो ये मेथड होते हैं चार, जिसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये होता है सबसे पहला माइनर मेथड। माइनर मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें काम ही डिटर्मिनेंट पे करते हैं। ठीक है ना। दूसरा आता है एक्लेंस फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें भैया ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। ट्रिपल स्टार बोला और मैंने एक स्टार और एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है ना। और इसे क्या कर दिया मैंने? ये खतरे की घंटी, क्योंकि ये पेपर में मिलेगा। तो एक्लेंस फॉर्म में हमारे को क्या करना है? ज्यादा फोकस रखना है इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी पता तो आपको सारा ही होना चाहिए। फिर आता है कॉनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। कॉनिकल फॉर्म भी बोलते हैं और नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, ये होता है हमारा थर्ड मेथड। फिर आता है भैया यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड। मतलब क्या बता रहा है? ये सिंपल सिंपल बता रहा है कि रो का और कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे, कि हमने लगा दिया R1 टेंस टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ऐसे करके हमने कोई सा भी ऑपरेशन लगाया और रो और कॉलम का लगा दिया, और हमने अपने काम को क्या कर लिया? इजी कर लिया। तो ये भी एक मेथड होता है। तो सबसे पहले हम जो देखा है, सबसे पहला लिखा हुआ, उसी से हम अपनी शुरुआत करते हैं। मेथड्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है फर्स्ट मेथड? माइनर मेथड। माइनर मेथड बोलते हैं, और मैंने क्या बोला, हम इसमें काम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट पे ही काम करते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है। अब माइनर कैसे निकालते हैं भैया? ये हो गई हमारी एक मैट्रिक्स जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हमारे को माइनर निकालना है। मान लीजिए हमारे को माइनर निकालना है, तो हम किसी भी रो का या कॉलम का निकाल सकते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं हम इसका निकाल रहे हैं। तो क्या करना है आपको? क्या करना है भैया, कि आपको मैंने बताया था, जो पूरी लॉन्ग वीडियो थी, मतलब वन शॉट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चारों खानों में क्या कर देना है? ये बर्फी टाइप का ये बना देना है।
तो ये हमारा यहाँ क्या आता है, ये चारों बर्फियों की जगह आता है, बर्फियों के कोने की जगह, आप क्योंकि चारों बर्फी, बर्फी तो एक बनाई है, चार कहाँ से बोल रहा है, बर्फी एक ही है, चार कोने है ना, चार कोने हैं, तो चारों कोनों में क्या आता है, ये है माइनस। ठीक है, ये बर्फी बना दी मैंने, काजू की बर्फी बना दी भैया, अब काजू की बर्फी खाने मत चल जाना, पहले यहाँ पढ़ लो फिर चल जाना। ठीक है, तो ये बना दी मैंने बर्फी, और ये चारों साइड क्या लगा दिया मैंने, ये माइनस। तो यहाँ क्या आता है, ये आता है माइनस चारों साइड में। अब आप बोलोगे कि भैया कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ से कहीं नहीं पहुंचाया, पेशेंस रखो भैया, सब समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया। अब इसका हमारे को क्या निकालना है, माइनर निकालना है। मान लीजिए हम फर्स्ट रो के एलोंग निकाल रहे हैं, तो क्या है भैया, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हमारे को वही नंबर लिखना है, यहाँ हमारे को नंबर लिखना है, तो ये वाला नंबर आया सबसे पहला, ये लिखा हमने, और ये हमने बना लिया ब्रैकेट, ब्रैकेट बना लिया, और अब हमने इसे छुपा लिया और इसे छुपा लिया। ठीक है, इसे और इसे छुपा लिया, तो क्या आया, ये 9 5 जा, ये वाला और ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, देखो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको, जिससे कि आप रिवाइज करें, मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे भैया रिवाइज कर लेना, नहीं तो वीडियो देखने का भी कुछ फायदा नहीं है, अभी स्किप कर दो, मत देखो फिर आगे, रिवाइज नहीं करोगे बाद में, जब अगर रिवाइज करोगे तो देख लो। ठीक है ना, 9 5 जा 45 लिखा हमने, और माइनस कर दिया 8 6 जा 48, ये भी भूल गए क्या, -48 लिख दिया। अब फिर उसके बाद आई ये वाली बात, ये वाली बात कौन सी, बर्फी वाली बात, बर्फी के कोने कोने में नेगेटिव, तो ये लिखा -2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, बोलो भैया बोलो, अब इसको हटाया और इसको हटाया, और सबका मिलान कराया, 9 4 जा 36, और 7 6 जा 42, बोलोगे आज मैथ पढ़ाने आया है या फिर टेबल सिखाने आया है, दोनों काम करते हैं भैया। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद देखो माइनस का आपको पता चल गया ना, फिर उसके बाद आया प्लस, यहाँ पर तो प्लस ही है, जहाँ बताया नहीं वहां तो भैया प्लस ही लगाओगे, या वहां पर भी नेगेटिविटी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 3, और फिर ये हमने लिखा क्या, इसको हटाया, और 8 4 जा, अरे बोल दो भैया, 8 4 जा 32, और फिर ये क्या करा, फिर हमने यहाँ माइनस, देखो ये माइनस मैंने बीच में दिखा रखा है, अभी आप बोलोगे पूरा सोच समझ करके बनाया है, टाइम लगाया, वो तो ऐसे नहीं बन गए नोट्स। ठीक है, 7 5 जा 35, माइनस का 35, तो इसका क्या आ गया आंसर। अब डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इसकी वैल्यू चलो मैं भी निकाल ही दूं, फिर आप हो गया इतना करके, और सस्पेंस में छोड़ के भाग गया। 48 में से 45 गए तो बचा कितना, -3, माइनस में था वो। ठीक है, 42 में से 36 गए तो कितना बचा, कितना बचा बोलो भैया, कितना क्या बचा, -6 बचा, ये भी भूल गए क्या, -6 बचा, और यहाँ पर क्या है, -2, -6 और -2 बोले तो +12। ठीक है, फिर ये क्या बचा, +3, अब 3 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे, -3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, -3, और यहाँ पर क्या हो गया, ये -6, -3 और -6 कितना हो गया, माइनस का 9 और प्लस का 12, तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 12 में से 9 गए तो बचा हमारा, बोलो भैया 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 निकल गया, इसे कुछ और नहीं कहते, इसी को बोलते हैं हम क्या, माइनर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एक एग्जांपल इसलिए ले लिया कि आप बोलोगे कि भाई ने लिख तो दिया, समझ में कुछ नहीं आया, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ समझ में ना आए, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं समझाऊं सुपर शॉर्ट में भी, वो भी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के अच्छे से बताया। तो अब देखते हैं आगे। तो ये तो आ गया भैया माइनर, आपको समझ में, माइनर समझ में आ गया, माइनर निकल गया, तो फिर तो उसके बाद क्या हो जाता है, काम हलवा, काम हलवा हो जाता है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 निकल गया, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि एक रो या एक कॉलम क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, एक रो और एक कॉलम हमारा 0 होगा, ये तो हमारा कंफर्म हो गया।
ठीक है। और इसमें क्या लेते हैं हम, ये लेते हैं हम रैंक के केस में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने लिया ये 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है। इफ वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन, तो यदि 3 by 3 की मैट्रिक्स है और हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकल गया, तो हमारे को ये पता चल गया कि एक रो और एक कॉलम क्या है हमारा, 0 है। तो मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मिल गया 0 0 0। तो ये पूरी रो 0 हो गई। और मैंने आपको ऊपर सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। देखो ये देसी भाषा जो बोल रहा था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कौन सी हो गई भैया, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो गई हमारी कितनी, 2। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2। तो बजाओ ताली। समझ में आ गया क्योंकि, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी रैंक भैया अब 3 तो नहीं होगी। अब 3 नहीं होगी तो भैया 2 होगी। 2 होगी, मगर अब हम कंफर्म नहीं है कि 2 की जगह 1 भी हो सकती है। तो हमारे को क्या चेक करना है, फिर उसके बाद हमारे को चेक करना है कि हमारे को क्या करना है, उसमें जो हमारी मैट्रिक्स होगी, जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसमें हमारे को दो क्या लेने हैं, दो ऑर्डर की हमारे को उसमें से एलिमेंट लेने हैं। जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 था उसमें, तो हमने इसको बना लिया एक मैट्रिक्स, और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, इसका आया हमारा नॉन जीरो। नॉन जीरो आया तो रैंक हमारी कंफर्म हो गई 2। मगर हमारा इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। तो भैया कंफर्म है कि एक और रो या कॉलम हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो एक और बनेगा, तो फिर क्या रह गई हमारे पास चॉइस। तो भैया जब हमारे को पता है ये 1 2 3 हो गई, यहाँ पर भी 0 0 0 आ गया, यहाँ पहले से ही 0 0 0 था, तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलो। बोलो भैया, रैंक ऑफ कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इससे हमारे को ये पता चला। अरे इतना पता चल गया तो भैया आगे का भी सब पता चलेगा। इतना भी पता नहीं चला तो फिर आगे का भी नहीं पता चलेगा। इस बात को सोच लो और समझ लो। ठीक है, सोच लिया और समझ लिया, तो आगे का कंटिन्यू करते हैं। कैसे कंटिन्यू करते हैं, अब भैया ये हो गया हमारा क्लियर। अब ये रैंक ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हमारा जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स थी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स थी, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, जब हम 3 by 3 का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, या फिर क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। ठीक है ना गाइज। तो ये हो गई हमारी इसकी बात। तो अब देख लेते हैं नोट। तो भैया नोट क्या है, नोट में देना थोड़ा ध्यान, तभी मिलेगा तुम्हारे को ज्ञान। जब ज्यादा रो कॉलम की बात हो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और मैक्सिमम 0 रो कॉलम बनाएं। अब भैया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप सोच रहे होंगे क्या होता है, चलो बता ही देता हूँ शॉर्ट में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कि हम दो रो को क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर भैया हम दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है मैं 1 2 लिख रहा हूँ तो 1 2 ही लिखोगे आप, भैया कोई सी भी रो कोई सा भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इतना तो। अब क्या है, कोई सा भी आप स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा C2 टाइम्स ऑफ 1/2, 1/2 टाइम्स ऑफ C2 लिख दिया। मतलब इसमें क्या करा हमने, स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर आप क्या लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो कि इस स्केलर के साथ आप कोई दूसरा क्या कर सकते हो, इसी के साथ आप कोई दूसरा कॉलम और ऐड कर सकते हो। मतलब इसके साथ ही हमने क्या कर दिया, C1 एक कॉलम और ऐड कर दिया। तो इसमें भी सही है। तो अब क्या है, ये 3 पॉइंट तो ये हो गए। अब उसके बाद बात आती है भैया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने तीन चीजें देखी, हम क्या कर सकते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है,
रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, कि स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रो में भी हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दूसरी को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हमने एक दूसरे ये देखा, और फिर तीसरी हमने ये देखी, तीसरी हमने ये देखी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज हम इसमें कर सकते हैं। अब ये हमने देखा हम क्या क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम क्या नहीं कर सकते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, हम जो नहीं कर सकते वो भी बहुत बड़ी चीज है। जो कि बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जनरली क्या करते हैं, वो C1 टेंस टू C1, मैंने टाइम्स बोला है, इसके टाइम्स कितने हैं वो कर सकते हैं। मगर बच्चे क्या करते हैं, 3 इसमें ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, या 10 ऐड कर दिया, मतलब क्या कुल मिलाकर के कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ये सोचते हैं सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी मतलब कांस्टेंट आ रहा है, ये सी मतलब कांस्टेंट नहीं है भैया, ये सी मतलब कॉलम है। ठीक है, जैसे आर मतलब रो है, रो मतलब ये है, कॉलम मतलब ये है, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में भी यही है, उसमें नहीं चेंज होएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये नहीं करना, ये पाप नहीं, पाप से भी बड़ा पाप है। और दूसरा क्या नहीं कर सकते, कि हम करते हैं कि R1 टेंस टू R1 मल्टीप्लाई बाय, मैंने कोई स्केलर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, मैंने ये नहीं बोला दूसरी रो ही तुम मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी रो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वल टू ये कैसे हो जाएगा, वन इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये कैसे हो जाएगा, अब मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या। जब यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर कहाँ से ले लेगा, नहीं लेगा ना। तो फिर कैसे बोल सकते हैं हम, अब ये यहाँ वेक्टर है, तो यहाँ पर वेक्टर ही तो आएगा, वेक्टर प्लस कोई स्केलर थोड़ी आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया। तो ये दो डोंट्स हैं, ये भी ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो अब आपको, मेरे को लगता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता भी नहीं होगा, तो अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइज, तो समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे का समझ लेते हैं, फिर करना ही क्या है, समझने के लिए तो आए हैं, समझने के लिए ही तो आए हैं, समझ लेते हैं आगे का। अब आ गई बात आगे की, रैंक ऑफ मैट्रिक यूजिंग एक्लेंस फॉर्म, जो कि हमारा दूसरा मेथड है। तो एक्लेंस फॉर्म से कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, बस इसे ध्यान में रखो, और एक्लेंस का भी क्वेश्चन को निपटा दो, जो कि 6 मार्क्स का आता है आपके बीटेक के एग्जाम में। या फिर आप कोई से भी एग्जाम की ओर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब में ही आपको इसकी प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। एक्लेंस में क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल रो शुड बी यूनिटी। सारे एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सारी रो के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी बोले तो वो वाली नहीं, एकता वाली यूनिटी नहीं कह रहा, ये बोल रहा हूँ यूनिटी मतलब वन, कि फर्स्ट एलिमेंट वन होना चाहिए। अब उस यूनिटी एलिमेंट के नीचे वाले कॉलम में जीरोस जरूरी है, कि मतलब इसमें आया वन, तो नीचे के क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यहाँ आया क्या, यहाँ पर कोई सा भी नंबर आया, फिर यहाँ पर हमारा वन आया, तो इसके नीचे वाले जीरो होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और भरा हुआ हो। अब क्या है, और यदि यूनिटी एलिमेंट नहीं बनता, हमारे को यूनिटी एलिमेंट जो वन है डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और यूनिटी एलिमेंट बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या करना है, सबसे पहला हमारे को देखना है एलिमेंट की क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको यहाँ पर वन नहीं मिल रहा है, मान लो यहाँ पर वन मिल रहा है, ओ, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ये जीरो है तो जीरो में तो कुछ है ही नहीं ना दिक्कत। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे को वन मिल रहा है, तो उसके नीचे वाले सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसके नीचे वाले में ध्यान देना है हमारे को, और फर्स्ट एलिमेंट भी ध्यान देना है कि फर्स्ट एलिमेंट वन होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट वन, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट वन होना चाहिए, नीचे वाले जीरो। यहाँ बात कर रहे हैं वन होना चाहिए, नीचे वाले यहाँ कुछ है ही नहीं, तो नीचे कहाँ देखोगे। ठीक है ना, अच्छा, अब धरती में खड़े हो तो धरती के नीचे कहाँ देखोगे। तो ये आ गया आपको समझ में, तो ये समझ में आया, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है भैया, अब हम दो मेथड देख चुके, कौन कौन से, माइनर मेथड, और हम देख चुके बड़ी ही खुशी में एक्लेंस मेथड।
जो कि हमारे अच्छे खासे पेपर में वेटेज रखता है। अब आ गया रैंक ऑफ मैट्रिक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से जो सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म से पहले हमारे को आइडेंटिटी का क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल्स में क्या होता है, वन होता है, और बाकी सब जगह क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जो भी भरा है वहां जीरो से भर गया, बस डायगोनल एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो कनेक्ट होता है उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ये मैंने आपको क्लियर करा था वन शॉट में, मगर ये सुपर शॉट में भी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। मतलब ये सारे एलिमेंट डायगोनल वाले वन होने चाहिए, और बाकी सब जगह क्या है, जीरो। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये क्या है भैया, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम ये बोल देंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में रैंक होती है हमारी कितनी, जितने ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये फोर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब फोर ऑर्डर की क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, फोर है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रोज 4 कॉलम है, तो रैंक हो गई फोर। कि जितने ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उतनी ऑर्डर की उसकी रैंक होगी, ठीक है। अब आ जाती है बात हमारी कि भैया जिस काम के लिए आए थे वो तो कराओ। तो वो ही कराएंगे भैया, थोड़ा सब्र रखिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो आपने अभी खोया नहीं है। तो अब ये देख लेते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म देखना है। अब हमारे को आइडेंटिटी पता चल गई। यदि हमारे को आई आर मतलब जितने ऑर्डर का पूरा भरा हुआ मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कि कंप्लीटली कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो रहा है, मैं हकलाते जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सी दवाई लूँ। अब ये या क्या है, यहाँ पर ये जीरो मिल गया और यहाँ पर ये आई आर। तो क्या है, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए और पूरे कॉलम जीरो बन जाए। अब ये कॉलम होता है ना, ये पूरा कॉलम क्या बन जाए, जीरो बन जाए। और यहाँ पर ये क्या है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए और पूरा क्या है, रो जीरो बन जाए। ये रो जो है पूरी जीरो बन जाए। और यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए और एक रो और कॉलम क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको वो जब ऐसे रिप्रेजेंट और ऐसे रिप्रेजेंट और ऐसे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये नोट को देख लेते हैं पहले। पहले नोट देखिए, फिर नोट छापिए। क्या है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये तो मैंने नीचे भी बता दिया, अब ये नोट क्यों देखूंगा, ये बोलो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं नलिटी की। नलिटी क्या होती है, नलिटी मतलब कि भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसकी रैंक कितनी आई है। रैंक को माइनस कर दो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रैंक को माइनस कर दो। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ 0 0 0 0 0। अरे मतलब ऐसे क्यों लिखूं मैं, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको मैट्रिक्स मिली है। तो इस ये मैट्रिक्स की रैंक मतलब ऑर्डर कितना है, थ्री है। अब इसकी रैंक आई मान लो टू, इसकी रैंक आई टू। तो टू माइनस वो थ्री माइनस टू कितना आ गया, वन। तो ये नलिटी क्या हो जाएगी, इसकी वन हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भैया नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, कि आप ये सोच रहे होंगे ये फोर्थ मेथड कहाँ गया। तो फोर्थ मेथड में कुछ नहीं है, बस रो और कॉलम की हेल्प से जो हम ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो कॉलम भी लगा देते हैं इसमें, दोनों लगा देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम कुछ नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं सिंपली। अब ये नलिटी तक आपको ये सब समझ में आ गया, आई होप। तो अब ये देखते हैं हम नेक्स्ट। ये क्या है, कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब क्या है, कंसिस्टेंसी बतानी है और नॉन कंसिस्टेंसी बतानी है। मतलब कि कौन कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है और कौन कितना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है अपने काम को लेके। तो अब सबसे पहले आता है ये नॉन होमोजीनियस। वर्ड क्या है,
ये भैया नॉन होमोजीनियस कुछ नहीं है। यदि हमने लिखा ए बी इक्वल ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एक्स इक्वल टू बी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। और यदि हमने इसकी जगह यहाँ लिख दिया जीरो, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस आपने सब पढ़ा होगा पहले भी, होमोजीनियस मिक्सचर करके। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि एक जैसा जिसमें सॉल्यूशन हो। तो अब यहाँ आ रहा है होमोजीनियस, नहीं आ रहा, नॉन होमोजीनियस आ रहा है। तो नॉन होमोजीनियस की केस में ये बी भी होगा। तो अब ये बात आती है ए एक्स बी क्या क्या है ये। तो ए जो है हमारा, देखो यहाँ लिख रखा है, ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो लिखी है इक्वेशन, ये देखो इक्वेशन होती है ना, जैसे हम 2x + 3y +4z इक्वल टू डी लिख रहे हैं। डी मतलब यहाँ पर भी कोई नंबर ही है, यहाँ 5 लिखा हमने, इक्वल टू। तो ये क्या है, ये हमने a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये हो गया c1, और ये हो गया हमारा क्या, d। तो यही हमने लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं बोल करके थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, तो इसलिए कुछ नहीं बोल देते हैं। तो ये A1 B1 C1 ये हो गया, और ये D1 लिखा है। तो D1 भी हमारा जो इक्वल है जिसके, वो हो गया। ऐसे ही ये A2 B2 C2, और ये हमारा D2, A3 B3 C3, और ये हमारा D3। तो हमने ये तीन इक्वेशन को ऐसे करके लिख दिया। तो इसमें जो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, इसको हम कुछ नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और इसी का नाम रख देते हैं हम ए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब फिर आ गया ये एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जेड है, इन्हें भी तो कुछ बोलेंगे ना, तो इसे कुछ नहीं बोलते इसको। ये जो एक्स है, ये एक्स वाई जेड को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, और ये लिख दिया देखो। इसको क्या, ये अननोन, अननोन्स मतलब जिन्हें हम जानते नहीं है, एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आएगी हम जानते थोड़ी है, तो ये अननोन हो गए। और ये नॉन्स जिसके इक्वल है, वो इक्वल है 5 6 8 के, तो ये हमारे नॉन्स हो गए जिसे हम जानते हैं। तो जिसे जानते हैं, तो ये D1 D2 D3, ये ऐसे हमने लिख दिया, ये बी हो गया। तो ये सारे क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये नॉन होमोजीनियस। मैंने आपको बताया ए एक्स इक्वल टू बी, और ए एक्स मतलब ए हमने कैसे करके इक्वेशन लिखी है वो लिखा हुआ है इसमें। तो अब इसमें हमने ए बी और एक्स भी देख लिया क्या क्या होता है। क्या लिखते हैं हम, ए एक्स इक्वल टू बी, और ये बी जो होता है D1 D2 D3, जो क्या होते हैं, नॉन्स होते हैं, कोफिशिएंट मतलब नॉन्स होते हैं जिसे हम जानते हैं, जिनकी वैल्यू हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया 5 6 7। और ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और ये क्या होता है, ये खुद में एक्स वाई जेड होता है, इसको कैपिटल एक्स से हम डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे, हम आगे चलते हैं, और भैया देखते हैं कि हम इसमें कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी में क्या करने वाले हैं। तो अब आगे आते ही हमारे को एक जो चीज मिलती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम भी ये है, क्या है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। और क्योंकि भैया ये भी हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्या बताया था, क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दो चीजों को तो अभी तक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है, सबसे ज्यादा फोकस जो देना है इन दो चीज में देना है। ये अब ये ऑग्यूमेंटेड क्या है मैंने बताया नहीं, तो फोकस कहाँ से दोगे। ठीक है ना, आपको अभी कहना चाहिए। अब वर्किंग रूल, वर्किंग रूल क्या होता है इसमें, कि हमने ये लिखा C इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ए क्या है, ए हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या थे, A1 B1 C1, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था A2 B2 C2 A3 B3 C3। और ये क्या है, फिर हमने ये लगाया कॉलन, और ये क्या लिख दिया बी। अब बी क्या था, बी मैंने आपको बताया बी क्या है, जैसे हमने ये लिखा A1 B1 C1, और जी A2 B2 C2, और A3 B3 और C3, और ये हमने लिखे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या था ए, और ये था हमारा एक्स, और इक्वल टू में हम क्या लिख रहे थे, बी। बी क्या था, जो हम जानते हैं नॉन्स, जैसे हमने लिखा था 5 6 8। तो ये हमारे हो गए नॉन्स। तो हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को इसको बीच में से उड़ाना है, और हमारे को इन दोनों का मिलान कराना है।
कि मतलब ये समझ लो कि ए और बी जो है इन दोनों को शादी करनी है, और बीच में क्या है, ये अड़ंगा दे करके बैठा है, तो इसको उड़ाओ और इन दोनों की शादी कराओ। तो शादी कराओ, बस क्या है, ये बीच में ये कॉलन लगा दिए, शादी करा दी। ये D1 D2 D3 जो थे हमारे वो यहाँ लिख दिए, तो लिख दिए तो हो गया, हम काम हो गया, तो बस नाम हो गया। अब ये देखो, सबसे पहले ये लिखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आना भी चाहिए। दूसरा दूसरा फिर आपको देखना है वर्किंग रूल में, सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखनी है, वो आपको समझ में आ गया कि भैया ए और बी क्या है, ये दोनों हमारे अल्फाबेट हैं, तो अल्फाबेट अल्फाबेट क्या कर लिया, इन्होंने दोनों ने शादी कर ली, तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हमारी तैयार हो गई। तो ये तैयार हो गई, तो सेकंड इसमें आता है रिड्यूस सी इनटू एक्लेंस फॉर्म। अब जो हमारा सी आया, जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सी नाम दिया, अब ये आया, तो अब हमारे को क्या करना है, तो अब इतना काम हो गया, तो भैया आगे का काम भी बहुत इजी से हो जाएगा। तो अब रिड्यूस सी इनटू एक्लेंस फॉर्म, अब जो सी आया है, हमारी जो ये मैट्रिक्स आई है, जो एक्लेंस फॉर्म हमने यहाँ समझा, समझा नहीं, इसे बोलेंगे अच्छे से समझा, ये जो हमने एक्लेंस फॉर्म का समझा, तो इसका क्या है, अब हमारे को क्या करना है, अब इसको लगाना है दूसरे स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तो हमने इसे क्या लिखा, कहाँ गए, सबसे पहले हमने लिखा है इसे मैट्रिक्स को इन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। दूसरे स्टेप में हमारा को क्या करना है, फिर हमारे को रिड्यूस करना है एक्लेंस फॉर्म में। एक्लेंस फॉर्म अभी की अभी भूल गए तो मैं बता दूं कि एक्लेंस फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, उसके नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। सेकंड एलिमेंट है वो भी वन, वो मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी यूनिटी होना चाहिए, उसके नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। थर्ड रो जो है हमारी, उसका भी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जैसे जीरो जीरो है तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो की वैल्यू ही नहीं करता कोई, बल्कि पता है कि जीरो की कितनी वैल्यू हो जाती है जब उसके आगे एक आ जाए। ठीक है ना, जब एक आ जाए तो उसके आगे वैल्यू हो जाती है, मगर जब पीछे आगे, मतलब एक के आगे कितने ही जीरो लगा दो तो कोई वैल्यू नहीं है, एक के पीछे लगा दो तो भैया बात ये अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो इसके नीचे हम कर देखेंगे जीरो होना चाहिए, मगर ये थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके नीचे जब कुछ है ही नहीं, हम धरती पे ही है, तो धरती के नीचे कहाँ देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक्लेंस फॉर्म में ये है। अब ये एक्लेंस फॉर्म में हमारे को डायरेक्ट नहीं मिलता, तो एक्लेंस फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने आपको समझा दिया था। तो अब ये लगा लेंगे, आप सेकेंड स्टेप भी आराम से कर पाएंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, और मैं अपना समझाना कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हो गए दो। फिर उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड वाला जो आता है वो ही ज्यादा पछताता है, मगर नहीं, हम समझेंगे तो क्यों पछताएंगे। ठीक है ना, तो समझते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो जाती है। रैंक ऑफ ए मतलब ए जो मैट्रिक्स है हमारी, जो ए हमारी मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो है, मान लीजिए इसकी रैंक जो आई वो आई 2, और जो सी की रैंक आई वो कितनी आई, वो भी हमारी भैया 2 आ गई, वो भी हमारी 2 आ गई, दोनों की रैंक हो गई मैच। तो हमने करा बॉल को कैच। कैसे कैच करा, कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जो सिस्टम है बहुत कंसिस्टेंट है भैया, ईमानदारी निभा रहा है कि दो रैंक हमारी ए की थी तो हमारी क्या दी, हमारी दूसरी जो सी की रैंक थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक थी, वो भी हमारे को दो ही दी। मतलब पहले हमारे को जितना दिया उतना ही हमारे को लौटा दिया। मतलब बोले तो कि भैया बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है ये तो, कि जितना था ए में जितना था सी में भी उतना ही दिया। ठीक है, तो ये करा काम, तो हमने कमाया नाम। तो फिर क्या हुआ, अब इसमें आती है बात कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो तरीके के सॉल्यूशन निकलते हैं। अब भैया ये एक है और ये है, और इसके इक्वल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हो गए। मतलब वेरिएबल कौन, एक्स वाई जेड, वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो वेरी करते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, वेरी करती रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए कि हमारी रैंक ऑफ ए आई हमारी, अभी पहले ये गंदगी को हटाते हैं। ठीक है,
अब ये देख लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ में सब बता रहा हूँ, वैसे आपको लगेगा नहीं कि ये सुपर शॉर्ट है। आपको सुपर शॉर्ट ही लॉन्ग की तरह मिल रहा है, मतलब वीडियो के मतलब वीडियो के टाइम के हिसाब से नहीं, समझाने के हिसाब से। ठीक है। अब जैसे रैंक मानिए ए की कितनी है, 2 है, वो 3 है। ठीक है। रैंक ऑफ सी कितनी है, 3 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड कितने हैं, वो भी 3 है। तीनों इक्वल मिल गए तो भैया सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट तो है ही। कंसिस्टेंट तो कोई बोल ही नहीं सकता कि कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि भैया वो ईमानदारी निभा रहा है किसमें, कि रैंक ऑफ ए जितनी थी वो रैंक ऑफ सी के इक्वल आ रही है। ईमानदारी निभा रहा है। और क्या कर रहा है वो, और ज्यादा ईमानदारी निभा रहा है, तो किसके इक्वल आ रहा है कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी उसमें इक्वल आ रहे हैं, तो भैया बोल देते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। कि इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन भी है। अब उसने ये और कंफर्म कर दिया उसे। अब यूनिक सॉल्यूशन की बात हो गई तो दिल को थोड़ी राहत मिली कि चलो एक पाप तो मिटा। अब दूसरे पाप पे आते हैं। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इक्वल है, ये तो होगी क्योंकि हमारे को पता है सिस्टम कंसिस्टेंट है। मगर वो उस समय क्या हुआ कि ये कम हो गई किससे, किससे कम हो गई, वेरिएबल से। वेरिएबल दे रखे हैं आपको 3, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है एक्स वाई जेड। और रैंक ऑफ ए आ रही है हमारी कितनी, 2। और रैंक ऑफ सी जो आ रही है वो भी हमारी कितनी आ रही है, 2। और नंबर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है हमारे, 3 है, मतलब क्या है, ज्यादा है। तो भैया इस केस में हमारे क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें कोई हमारा दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमारे को यूनिक का पता चलिएगा कि यूनिटी निभा रहा है, वो इक्वल भी हो रहा है किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट तो है ही क्योंकि भैया कंसिस्टेंसी इतने अच्छे से निभा रहा है। ठीक है। अब इनफाइनाइट का भी आपको समझ में आ गया, जबकि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हुए, किससे, रैंक ऑफ ए से और रैंक ऑफ सी से। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हुआ तो हमारा कंसिस्टेंट तो है ही, और इसमें क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं आगे की बात पे कि दूसरा स्टेप क्या है। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट देखा था हमने, कंसिस्टेंट को समझ लिया हमने, इनकंसिस्टेंट आ जाता है। इनकंसिस्टेंट मतलब भैया कंसिस्टेंसी नहीं निभा रहा हो, किसी के दबाव में नहीं चल रहा, तो वो बोलेगा रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके नो सॉल्यूशन आएंगे और ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं निभा रहा, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है तो भैया आगे चलते हैं। बस आ गया ये भी समझ में, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में कुछ नहीं था, समझ में आ गया आपको भी। ठीक है ना। ये अब देख लेते हैं आगे का। अब ये है हमारी क्या है, कैली हेमेंटल थ्योरम। कैली हेमेंटल थ्योरम क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आप बोलोगे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो समझा दे, तो समझा तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा ऑफ आई इक्वल टू 0, ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आती कहाँ से है, ये आती कहाँ से है भैया, ये कहीं विदेश से नहीं आती, ये भी यहीं से आती है। वो कुछ ऐसे आया कि हमने बताया, क्या बताया, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा हमने कोई स्केलर ऐसी मान लिया कि ए एक्स क्या है, कि ए एक्स इक्वल टू बी मान रहे थे, अब हमने क्या माना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है। ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, ए माइनस लैम्डा, और यहाँ हमारा एक्स आ गया एक कॉमन। और ये लैम्डा के साथ हम क्या लिख सकते हैं, एक स्केलर है, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भैया वन 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 होता है डायगोनल्स में, मैंने आपको बताया था वन 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 होता है डायगोनल्स में, बाकी सब जगह क्या होता है, 0, तो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और मजे लो। ठीक है। अब इक्वल टू क्या आया हमारा यहाँ पर, 0।
तो हम बन गए भैया हीरो, क्योंकि हमारे को ये पता है कि ये इसके नीचे जाएगा, ये यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो ये ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई इक्वल जीरो नहीं लिख सकते क्या? हमने इसे मोड में लिख दिया, बस ये हो गया। तो यही हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, बस सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये क्या होता है कि मतलब कैली एवेंटल थ्योरम में आपको कोई ध्यान नहीं रखना, बस आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जैसे 3 बाय 3 की मैट्रिक्स, ये इसमें 3 रो होनी चाहिए। फर्स्ट वाला बताता है रो को, सेकंड वाला बताता है कॉलम को, कि 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो भैया ये क्या है, हमारी क्या है, कैली एवेंटल थ्योरम है। हमारी मतलब सेटिस्फाई करेगी, और किसको सेटिस्फाई करेगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ नहीं है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा टेक्स टाइम्स एक्स है, जिसका हमने ए माइनस लैम्डा और ये एक्स लिखा इक्वल टू जीरो, और ये एक्स वहां जाकर के जीरो हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ वन ही समझ लो कर दिया। तो ए माइनस लैम्डा आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई इज ए स्केलर, वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम देम, क्योंकि बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये क्या है हमारी एक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट वन होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसमें आई लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि हमारी क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है गाइज, अब आपको इतना समझ में आ गया, तो हम आगे का भी देख लेते हैं। तो आगे का क्या देखना है, फिर उसमें क्या है, हमारी एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या है, जैसे हमने ये इक्वेशन लिख दी, क्या, 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री की एक इक्वेशन लिख दी, तो क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस A3 इक्वल 0, ये लिख दिया। तो अब क्या है, अब ये सेटिस्फाई कर रही है, अब ये बोल रहे हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सेटिस्फाई करनी चाहिए मतलब कि हम इसमें लैम्डा की जगह ए डालें, तो इसका क्या आना जाना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए जीरो के। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए जीरो के, मतलब कि हमने लैम्डा की तरफ वन डाला, लैम्डा की तरफ जगह ए डाला, तो हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अब हमारा काम हो जाएगा। तो काम हो जाएगा तो नाम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हमने करा, बस इतना ही है, बस क्या है, इसमें कोई ज्यादा थोड़ा था, कैली एमेंटल थ्योरम में कोई ज्यादा काम नहीं था, मानो बात को। ठीक है, अब ये देखो, फिर आता है हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या है, ये किस बला का नाम है? अरे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में कुछ नहीं है भैया। आइगन वैल्यू मतलब ये जो हमने लिखा है वही पाप यहाँ पर दोबारा दोहराना है, ये है। अब ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा की जो वैल्यू है ये हो हमारी वैल्यू, आइगन वैल्यू। और ये एक्स है जो ये आया, तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम आइगन वैल्यू भी बोल सकते हैं और आइगन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया आइगन वेक्टर, और ये हो गई हमारी लैम्डा, लैम्डा जो हमने स्केलर मल्टीप्लाई करा है, ये हो गया हमारा आइगन वैल्यू। ये क्या बता रहा है, एक वैल्यू को। तो अब ये तो भैया समझ में आ गया, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ये अभी बताया था, वन माइनस लैम्डा, मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं, वन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जिसे हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो ये लैम्डा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या है भैया, तो ये तो बहुत इजी हो गया, समझ लो ना, फिर इजी हो गया तो। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को कैसे निकालते हैं, अब ये देख लेते हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए कुछ पाप नहीं करना, बस काम करना है। क्या काम करना है, ये स्टेप वन आपको क्या करना है, वी हैव टू मेक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमारे को क्या है, मैट्रिक्स ए को करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, जैसे कि आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अच्छे से समझ ही चुके हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये लिखा, अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, ये आई जो है हमारी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि आपने यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था ये कैली एमेंटल में, तो भैया स्क्वायर मैट्रिक्स को तो ये मानता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, ये देख लेते हैं। अब ये क्या है भैया, इसको पहले हटाए और थोड़ा शांति का माहौल बनाए। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना काम। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज। अब जो सॉल्यूशन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। इसे यहाँ ना लिख करके मेरे को यहाँ लिखना था। ठीक है,
तो ये हमारे जो सॉल्यूशन आएंगे, या ऐसे कर दो डायरेक्ट, तो ये सॉल्यूशन जो आएंगे इसे आइगन वैल्यूज बोलते हैं। और आइगन वेक्टर जो हमारा एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई होगा उसे बोलते हैं आइगन वेक्टर। ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला स्टेप बस हमारा यही है कि हमारे को करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखना है। तो उसके बाद क्या करना है भैया, इतना ही काम थोड़ी करना होगा। ऐसे ही 5 नंबर दे देंगे क्या? नहीं भैया, इतना में नहीं देंगे। इतने में नहीं देंगे तो आगे का देख लेते हैं। लेने तो पूरे 5 ही। ठीक है ना? अब ये देखो, जैसे लिखा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वन कोमा लैम्डा टू कोमा लैम्डा थ्री डैश 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 लैम्डा एन, मतलब जितने भी लैम्डा है उनकी वैल्यू लिख ली। ये सारे क्या हो गए हमारे, ये क्या हो गए भैया, अभी इतनी बार बता चुका, आप तो बोल दो आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, ये सारी क्या हो गई, आइगन की वैल्यू। ठीक है। अब स्टेप टू में ये जो आइगन की वैल्यू आई, इसे क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया, फिर पढ़ ही हो रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे इन द सेंस, हम बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, कि हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ वन फॉर एनी आइगन वैल्यू लैम्डा वन, लैम्डा वन की जो आइगन वैल्यू है उसके लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और लैम्डा वन किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, किसके इक्वल आएगा, लैम्डा ऑफ आई के, मतलब आई क्या, जो भी हमारा लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री आया वो सारा हम इसमें पुट करते रहेंगे वन बाय वन, और हम किसकी वैल्यू निकालते रहेंगे, आइगन वेक्टर की। आइगन वेक्टर की हम वैल्यू निकालते रहेंगे। ठीक है ना? लैम्डा वन लैम्डा टू की निकल गई, तो ये फर्स्ट स्टेप में मतलब आपकी आइगन वैल्यू की वैल्यू वो काम हो चुका। सेकंड स्टेप में आपको इसमें पुट करके आपको क्या करना है, आइगन वेक्टर का काम करना है और अपना नाम करना है। तो भैया कर लेंगे, चलो ये तो कर लेंगे हम। फिर उसके बाद बात आती है आपकी, उसके बाद क्या होता है, हमारे को इक्वेशन बनानी होती है। अब इक्वेशन बनाने के लिए मैं आपको क्या बता देता हूँ भैया, ऐसे इक्वेशन बनाओगे जैसे सब बताते हैं, तो फिर आप सब में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इसके लिए क्या करना है, ये ट्रिक है, ट्रिक बोल सकते हैं या फिर इसको शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ट्रिक से बोल देते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, लगता है कि भाई ट्रिक पता चल गई। ट्रिक पता चल गई तो कर लो। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे सेकंड डिग्री की हमने इक्वेशन लिखी है, तो लैम्डा स्क्वायर पहले क्या आता है देखो, सबसे पहले प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे आता है। तो ये क्या है, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर आगे होता तो माइनस, जैसे कि यहाँ हुआ है प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस आ गया। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको। अब क्या है, ये सेकंड डिग्री की है, तो सबसे पहले हमारे को लिखना है कि लैम्डा सेकंड डिग्री का माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा। अब आप ट्रेस बोलोगे, ट्रेस क्या होता है? अब ट्रेस भैया कुछ नहीं होता, डायगनल्स एलिमेंट का सम होता है। जैसे कि ये इक्वेशन लिखी, ये लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये डायगनल्स एलिमेंट हो गए, इनका हमने सम करा, 9 और 5 14 और 1 15, तो डायगनल्स एलिमेंट का सम आया कितना, 15। तो ट्रेस ऑफ ए बोलेंगे तो हम, ये कितना हो गया हमारा 15। तो यही होता है हमारा ट्रेस। तो माइनस लैम्डा टाइम, ये माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा, हमने ट्रेस ऑफ लैम्डा को माइनस करके लिखा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट लिखा, प्लस कर दिया इसमें, इक्वल जीरो कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन चुकी है। और ऐसे हम 3 डिग्री में लिखेंगे तो प्लस माइनस आएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें भी कुछ नहीं है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, ये मतलब एक पावर कम कर दी। फिर प्लस कर दिया हमने माइनर ऑफ डायगनल लैम्डा, डायगनल्स के जो माइनर हैं वो लिखे। और फिर क्या करा, माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए करा, और फिर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा 3 डिग्री के लिए हो जाएगा सिंपल काम। और आ जाएगा हमारा न्यूज़पेपर में नाम। इतनी जल्दी नहीं आएगा, करना पड़ेगा उसके लिए कुछ, प्रैक्टिस भी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है। सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब मैंने आपको ट्रेस ऑफ मतलब बता ही दिया। प्रो मतलब जब आंसर आएगा इसका, जो वैल्यू आएगी, मान लो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2 और 3, तो अब जब आप इसको सम करोगे ना, ये भी ट्रिक है, मतलब आपको आंसर वेरीफाई करना है। तो जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2 और 3 आई, तो ये हमारा आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है, मतलब आइगन वैल्यू आ रही है। तो आइगन वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसका सम जो होगा 3 और 2 5, 5 जो सम आ रहा है ये हमारा किसका सम होगा, ट्रेस का सम होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट का जो हम सम करेंगे इसके इक्वल होगा।
ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अब 3 2 जा 6, 6 जो हम कर रहे हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे को पता चल जाएगा और हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा इससे। यदि ए आइगन वैल्यू है तो उसका स्मॉल ए लिख देंगे, और यदि ए स्क्वायर है तो स्मॉल में ए स्क्वायर कर देंगे। तो बस ये ही था हमारा चैप्टर 1 में, इतना छोटा ही था चैप्टर 1, जिसे आप इतना बड़ा क्या समझते थे, बोझ, और रटते थे उसे रोज। ठीक है, तो अब आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस ऐसी वीडियोस चाहते हैं आप कि मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब, ये गलती हो गई तो गलती के लिए माफ़ करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं, और क्या करता रहूं, और अच्छे से समझाता रहूं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।